मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड। विषय है व्यवसाय प्रबंध का प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने किया था कंपनी और साझेदारी में अंतर। आज करेंगे इसी चैप्टर में एक शॉर्ट नोट है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी विधान में कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत यह बतलाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अर्थात जिसका अपने अंशधारियों से पूर्णतः पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यदि किसी कंपनी के सभी अथवा लगभग सभी अंश एक ही व्यक्ति के पास हों या कंपनी के प्रबंध संचालन के सभी अधिकार किसी एक ही व्यक्ति को प्राप्त हों, तो कंपनी एवं ऐसे व्यक्ति का पृथक अस्तित्व बना रहेगा। इतना ही नहीं, यदि व्यक्तियों का कोई समूह एक से अधिक कंपनियों का निर्माण करता है और सभी कंपनियों का प्रबंध संचालन एवं स्वामित्व उसी समूह के पास हो, तो भी सभी कंपनियों एवं उन सदस्यों का अस्तित्व पृथक ही बना रहेगा। कंपनी के पृथक अस्तित्व के कारण ही कंपनी तथा इसके सदस्यों की संपत्ति पृथक मानी जाती है। जब कंपनी का अपने सदस्यों से अस्तित्व भी अलग होता है, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, न कि कंपनी के सदस्यों की। साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी फर्म की संपत्ति सभी साझेदारों की होती है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। मतलब कंपनी की संपत्ति सदस्यों की संपत्ति नहीं मानी जाती है। अतः कोई कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है, रख सकती है, बेच सकती है। इतना ही नहीं, अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा सदस्य भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक देशी एवं विदेशी कानूनी मामलों में पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सालोमान बनाम सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड, इस विवाद के प्रमुख तथ्यों का विवरण इस प्रकार है। सालोमान नामक एक व्यक्ति जूतों का निर्माता था, शूज़ का निर्माता था। उसकी व्यापारिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक कंपनी बनाई जिसका नाम सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड रखा। पार्षद सीमा नियम के अनुसार कंपनी में पूंजी लगाने वाले
7 व्यक्ति थे, जिनमें स्वयं खुद सालोमान, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री तथा उसके 4 पुत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं था। सालोमान खुद तथा उसके 2 पुत्र संचालक मंडल के सदस्य थे। सालोमान ने अपना व्यापार किस कंपनी को सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड को 30,000 पाउंड में बेच दिया, जिसके प्रतिफल में उसे 20,000 पाउंड के फुली पेड शेयर्स तथा 10,000 पाउंड के डिबेंचर मिले, ऋणपत्र मिल गए। इन ऋणपत्रों की जमानत के लिए कंपनी का समापन करना पड़ गया। कंपनी के समापन के समय कंपनी की स्थिति इस प्रकार थी। जब कंपनी का समापन हुआ, किसका? सालोमान एंड कंपनी का, उस समय कंपनी की स्थिति इस प्रकार थी। संपत्तियां 6,000 पाउंड, दायित्व ऋणपत्र 10,000 पाउंड तथा सामान्य लेनदार 10,000 पाउंड। बल्कि कंपनी के समापन के समय कंपनी की स्थिति ये थी कि संपत्तियां कितनी थी? संपत्तियां थी 6,000 पाउंड की। अब लाइब्रेरी थी उसकी ऋणपत्रों में 10,000 पाउंड तथा सामान्य लेनदार 7,000 पाउंड के थे। कंपनी को ऐसी आर्थिक स्थिति में ऋणपत्रधारी कौन? सालोमान, जिसके पास संपत्ति का बंधक है, को भी संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकती थी। परिणाम स्वरूप अन्य सामान्य लेनदारों ने न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर दिया तथा न्यायालय से मांग की कि उन्हें पहले भुगतान मिलना चाहिए। सामान्य लेनदारों का यह तर्क था कि सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड एक ही है। सालोमान खुद मालिक है उसका, ठीक ना, वो कंपनी उसकी है तो एक ही हो माना जाएगा, एक ही है। अतः इन दोनों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। वैसे पढ़ के क्या है अपने ये पढ़ के आए कंपनी में कंपनी के सदस्यों का दायित्व पृथक अस्तित्व होता है। अस्तित्व क्या होगा? अलग, कंपनी अलग है, सदस्य अलग है, ये पढ़ के आए अपने। लेकिन इस निर्णय में देखिए क्या है, किंतु देखिए आप, अतः सालोमान स्वयं ऋणदाता नहीं हो सकता, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि कंपनी तथा सालोमान भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। ये निर्णय दे दिया, भिन्न भिन्न हैं दोनों। कंपनी का इसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, अतः सालोमान भी एक ऋणपत्रधारी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये शॉर्ट नोट अपना हो गया है। इसके बाद एक नया शॉर्ट नोट है, वो है निगम निकाय अथवा निगम क्या होता है। बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन किसे कहते हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 11 के अनुसार निगम निकाय अथवा निगम शब्द में भारत के बाहर समामिलित
कंपनियां भी सम्मिलित हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। नंबर 1, सहकारी समिति जो सहकारी समितियों के किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा कोई भी अन्य निगम निकाय जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की तरह परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब कोई भी अन्य निगम निकाय जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना कर निर्धारित कर दे। इस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होता है कि निगम निकाय या निगम पद में निम्नलिखित इस संस्थाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1, कंपनी अधिनियम के अधीन भारत में समामिलित संस्थाएं या कंपनियां। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? कंपनी अधिनियम के अधीन भारत में पंजीकृत या समामिलित कंपनियां। नंबर 2, भारत के बाहर समामिलित कंपनियां। नंबर 3, भारत के किसी विशेष अधिनियम के अधीन भारत में स्थापित निगम। और नंबर 4, किसी अन्य देश के विशेष अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनियां। इनको कहा गया है निगम निकाय या निगम। निगम निकाय या निगम पद में निम्नांकित संस्थाएं सम्मिलित नहीं हैं। अब देखिए, अब कौन सी संस्थाएं निगम नहीं मानी जाती हैं? नंबर 1, सहकारी समितियों से संबंधित किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति। ये क्या है? ये निगम निकाय अथवा निगम नहीं है। नंबर 2, कोई भी निगम निकाय जिसे राजपत्र में अधिसूचित कर निगम निकाय या निगम के रूप में मानने पर रोक लगा दी गई हो, उसे क्या है? निगम निकाय नहीं माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम में कंपनी को कंपनी के नाम से ही संबोधित किया गया है, किंतु जब भी कभी मान लिया विदेशी कंपनी या निगम को अथवा उसके साथ किसी भारतीय कंपनी को भी संबोधित करना होता है तो कंपनी अधिनियम में उसे निगम निकाय के नाम से ही संबोधित किया गया है। और कोई विदेशी कंपनी है या निगम है अथवा उसके साथ किसी भारतीय कंपनी को संबोधित करना होता है तो कंपनी अधिनियम में उसे निगम निकाय के नाम से संबोधित किया गया है। अतः निगम निकाय पद तथा समामिलित कंपनी पद का अर्थ एक समान नहीं होता है। इसलिए न्यायालय यह मत प्रकट करते रहे हैं कि सभी समामिलित कंपनियां निगम निकाय हैं, किंतु सभी निगम निकाय समामिलित कंपनियां नहीं होती हैं। थैंक यू वेरी मच।